अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल हैं? क्या पढ़ना है आज? क्या पढ़ा था? माशाल्लाह। क्या पढ़ा था? याद दिलाएं मुझे। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बताएं। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट पॉइंट बताएं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। क्या पढ़ाया था? प्लेटी एलिमेंट्स इतना फाइलम था, उसमें लास्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने? टेपवर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी थी कि टेपवर्म में प्रोग्लोटिड क्या है, कैसे बनता है। अच्छा चलो सुने 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 सुने। प्लेनेरिया के एग्जाम्पल्स कौन थे? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का दूसरा नाम क्या था? प्लेनेरिया का डगेशिया। और लिवर फ्लूक का, चलो याद है भाई ये आपको सारे। आप कहेंगे फेशियोला हेपेटिका। वेरी गुड। आ जाएं भाई। आज हमें क्या पढ़ना है? हमें आज एक टर्म पढ़ना है, इनफेस्टेशन। थोड़ा मैं सुनाऊं आपको। प्लेटी एलिमेंट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, एसिलोमेट, मीजोडर्म सेपरेट नहीं है, मीजोडर्म पेरेनकाइमेटस रीजन बना रही है जहां पे बॉडी का फ्लूइड है, हर्माफ्रोडाइट है, बायसेक्सुअल है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, और हाँ बायसेक्सुअल है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल, मोनोशियस। और प्लेटी एलिमेंथस डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है। प्लेटी एलिमेंथस के एग्जांपल हमने पढ़ लिए। आज ये इन्फेस्टेशन टर्म है। इन्फेस्टेशन का मतलब है ज्यादा मिकदार में इन्फेक्शन करना या इन्फेक्शन का होना। बड़ी लेवल पे इन्फेक्शन को हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। और ये जो इन्फेस्टेशन है ये टेपवर्म कैसे करता है, प्लेनेरिया कैसे करता है? और हाँ, एक मेरा सवाल बताएं तो मैं आगे चलूं। अभी मुझे याद आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस में इवॉल्व होगा, किस में पुअर होगा? पैरासाइट और फ्री लिविंग में से प्लेनेरिया और फेशियोला से। प्लेनेरिया में इवॉल्व होगा और फेशियोला हेपेटिका में पुअर होगा। टेपवर्म में बताएं भाई, टेपवर्म में बताएं क्या है? पुअर है, इवॉल्व है, या है ही नहीं? होगा ही नहीं। वेरी गुड अफजा शान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिया। होगा ही नहीं टेपवर्म में। बना बना हुआ खा रहा है भाई। क्या है उसको नीड डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की? ओके, तो टेपवर्म की बॉडी में थे सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। और ये सेगमेंट जो है, लास्ट वाले जो सेगमेंट हैं, जो लास्ट वाले सेगमेंट हैं वो काम करेंगे एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कह रहे थे प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड लास्ट वाले सेप्टम बनेंगे, आगे वाले नहीं। और ये अर्ली प्रोग्लोटिड या इमेच्योर प्रोग्लोटिड उसको कहेंगे जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे। मेल ऑर्गन बनाएगा, फीमेल ऑर्गन बनाएगा। इसमें कुछ मिसकंसेप्शन थी आपकी, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ये चीज। मेल ऑर्गन बनाएगा, फीमेल ऑर्गन बनाएगा, दोनों अपने गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जायगोट बनेगा। जायगोट ये इधर ही बना। अब ये जो जायगोट है डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा। ये एम्ब्रियो वाला प्रोग्लोटिड कहलाएगा मेच्योर प्रोग्लोटिड, है ना। और ये जब मेच्योर होगा तो ये हुक को यूज करके मूवमेंट करेगा, तो ये सेगमेंट टूट जाएंगे। ये सेगमेंट बॉडी से टूट जाएंगे लास्ट वाले। और इनमें ये है क्या? जायगोट। इनमें क्या है? ये एम्ब्रियो है।
तो ये जो टूट गए ये अब बॉडी में नहीं रह सकते, ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे अलोंग विद फेसेस, और जैसे बाहर निकल जाएंगे तो इनको या तो काओ या तो पिग या कोई जनरल एनिमल, स्पेशली बुक वाले ने ये दो दिए हैं, ये इसके सेकेंडरी होस्ट हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड से बाहर जाएगा फिशेस के साथ, और जब पानी के थ्रू कैसे भी ये किसी जमीन में किसी खेत में जाएंगे, किसी जगह जाएंगे, तो पिग इनको खा लेगा या काओ इनको खा लेगी। किसको? स्प्रोग्लोटिड एम्ब्रियो को, घास से या वगैरह कैसे भी किसी वेक्टर के थ्रू उसके काओ के अंदर आ जाएगा। जरूरी नहीं वो खाए, किसी की चीज के साथ ये चला जाएगा। और काओ के माउथ से अंदर या पिग के माउथ के अंदर थ्रू जाएगा, इंटेस्टाइन से जाकर ब्लड वेसल में जाकर ये इनकी मसल में रहता है। पढ़ा था ना हमने, मसल में रहता है। जब तक ये काओ ये पिग जिंदा रहेगा, ये इनकी मसल में थोड़ी ग्रोथ एम्ब्रियो से डेवलप होकर बस पड़े रहेंगे। जब ये काओ यानी कोई एनिमल का, कोई ह्यूमन, प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। जब ये इसका गोश्त यूज करेगा, इसको खाएगा, वो भी अनकुक्ड, सही कुक नहीं किया हुआ, तो गोश्त खाएगा मतलब मसल खाएगा, इसका मतलब है इसने टेपवर्म का ये प्रोग्लोटिड एम्ब्रियो वाला खाया, जो कि थोड़ा इवॉल्व है, निकला था लेस इवॉल्व था, अभी इवॉल्व है, अभी ग्रो कर किया है इसने। प्रॉपरली अनप्रॉपरली कुक्ड फूड ये ह्यूमन में चला गया, ह्यूमन से ये पहुंचा कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। इसकी तो वाह वाह हो गई भाई, इसने कहा ये मैं तो बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ। रियाज पानी पिया जाए यार। इसने कहा मैं तो बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ, मुझे तो प्राइमरी होस्ट मिल गया भाई, ह्यूमन मिल गया। फिर ये वही अपने हुक यूज करके चिपक जाता है हमारे इंटेस्टाइन से, और ये फिर वही बड़ी साइज करके बड़ा हो जाता है और फिर वही ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, मगर एसेक्सुअली भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ साइकिल इसकी बहुत डिफिकल्ट है। ओके ना, यहां तक क्लियर है? ये इन्फेस्टेशन, हाँ भाई, इन्फेस्टेशन मतलब इन्फेक्शन करना। कैसे इसने इन्फेक्शन किया, कहां पे रहा, क्या खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम इसके पास नहीं, ये इन्फेस्टेशन है। और डिसइन्फेस्टेशन का मतलब है इसको खत्म कैसे किया जाएगा। तो खत्म करने के 3 मेजर तरीके हैं, या तो आप इसको एंटीबायोटिक कोई ड्रग दे दें, या तो इसको आप जो फूड पका रहे हैं वो फूड सही कुक्ड हो, सही पका हुआ हो, या तो एनेमा यूज करें। एनेमा जो है, एनेमा एक लिक्विड है जो जीआईटी ट्रैक को क्लीन करता है, जीआईटी ट्रैक को स्मूथ करता है। स्पेशली ये हम देते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज की बीमारी जिसको होती है, उसे हम एनेमा फ्लूइड देते हैं, लिक्विड देते हैं। तो ये एक तरीका है इंटेस्टाइन को स्मूथ करने का। तो स्मूथ हो जाएगा जब इंटेस्टाइन, तो ये नहीं रह पाएगा, ये निकल जाएगा स्लिप होकर। ये 3 तरीके हैं इसके इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। हाँ, कशिश बत्रा यूटेरस, बुक वाले ने ये लिखा है यहाँ पे, आपने कॉमन सेंस से समझ जाएं कि ये प्रोग्लोटिड जो है ये मेल पार्ट में बनेगा, इसमें तो बनेगा। प्रोग्लोटिड जो है ये सेगमेंट को कह रहे हैं, मगर ये एम्ब्रियो सेगमेंट के अंदर मेल पार्ट में बनेगा या फीमेल पार्ट में, बताएं। एम्ब्रियो प्रोग्लोटिड के अंदर फीमेल पार्ट में बनेगा, और फीमेल पार्ट को हम यूटेरस कहते हैं। भाई आगे चलें, अभी आगे चलें। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो हमारा फाइलम, अच्छा जो यहाँ पे एग्जाम्पल थे कौन से थे? प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक और कौन सा था? टेपवर्म। ये याद रखने हैं, ठीक है ना, इनके नाम याद रखने हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम नंबर 4 पढ़ेंगे ना प्लेटिहेल्मिन्थस के बाद, और उसका नाम है
मेंथीज। एस्किलमेंथीज, एस्क का मतलब है जिसके पास सेगमेंट ना हो, ए सेगमेंटेड, और हेलमिंथीज का मतलब है सेगमेंट, सॉरी सेक, सेक। तो ऐसा एनिमल जो सेक टाइप हो, फिर चाहे वो बड़ी हो या छोटी सेक हो, मगर उनकी बॉडी में सेगमेंट ना हो, तो उन्हें हम कहेंगे एस्किल हेलमिंथिस, या इनको हम कहते हैं नेमाटोडा। अब नेमाटोडा क्यों नाम दिया इसको? एस्किल हेलमिंथिस तो इसमें सेगमेंट नहीं है इसलिए दिया, सेक लाइक विदाउट सेगमेंटेड एनिमल। नेमाटोडा नेमेटोसिस्ट कैसी थी? नोकीली थी, याद है ना, नोकीली थी। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी जो है के दोनों एंड, जिनकी बॉडी के दोनों एंड नोकीले हों, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई? नेमाटोडा। नेमाटोडा किनको कहते हैं? जिनकी बॉडी के दोनों जो एंड हैं वो नोकीले हों, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं नेमाटोडा। ये एक मैंने नेमाटोडा बनाया है और इसके एग्जाम्पल में यहां पे लिख रहा हूं। एक चलो एग्जाम्पल पे लिखते हैं। एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पिनवर्म और हुकवर्म, पिनवर्म एस्केरिस, एस्केरिस को लुम्ब्रिकॉइड कहते हैं। तो इन पे मैं आता हूं। पिनवर्म को क्या कहते हैं? पिनवर्म को इंटीरोबियस, पिनवर्म को क्या कहते हैं? इंटीरोबियस। इनके नाम याद रखने हैं आपने। और एस्केरिस को क्या कहते हैं? लम्ब्रिकॉइड। नाम याद रखने हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं, स्पेलिंग देख लेना। हाँ तो भाई आ जाएं, आगे आएं, आगे आएं, आगे आएं। एस्किल हेलमिंथस की बात सुने। इनकी बॉडी कौन सी है? पॉइंटेड एंड वाली। मुझे बताएं, इनका हेड पॉइंटेड है, इसका मतलब ये हुआ इसके हेड में ब्रेन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तभी ये पॉइंटेड है। अगर ब्रेन होता ये मोटी लंबी चौड़ी होती। तो ब्रेन इनका इसमें नहीं है। हाँ भाई ये देख लें, ये मैं गट बना रहा हूं, ये मैं गट बना रहा हूं, ये इनके अंदर नजर आ रही है, ये मार्कर नजर आ रही है, ये वाली नहीं, नहीं। चलो ब्लैक से बनाता हूं। ये देखें, ये इनके अंदर गट है, गट है। ये हो गया भाई, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गई इनकी माउथ। क्या हो गया? ये माउथ। और जो माउथ है उस माउथ पे लिप्स भी हैं। लिप्स को कहा जाता है पेपिलाए। क्या कहा जाता है? पेपिलाए। पेपिलाए कहा जाता है लिप्स को। और ये जो पेपिलाए होते हैं ये रिसेप्टर तौर काम करते हैं, यानी सेंस के ऑर्गन के तौर काम करते हैं। लिप्स इसके फूड को देखने के लिए, फूड को खाने पीने के लिए लिप्स जो है ये सेंस ऑर्गन है इसके। माउथ से फूड इंजेस्ट करेगा, और ये मैं बड़ा बना रहा हूं, फूड इंजेस्ट करेगा। और देखें इसका एलिमेंट्री कैनाल देखें, ये डाइजेस्टिव ट्यूब देखें, ये डाइजेस्टिव ट्यूब देखें। भाई आप कहेंगे सर ये तो ना, आप कहेंगे सर इसका जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक है या ट्यूब लाइक है। आप कहेंगे सर माउथ भी है और एनस भी है, इसका मतलब है ट्यूब लाइक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। ठीक हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है। और भाई सुने, अगर मैं इस एनिमल को ऐसे बनाऊं, ऐसे यहां से तोड़कर बनाऊं, तो ये उसकी आउटर वॉल है, ये उसकी आउटर वॉल है जो कि एक्टोडर्म से बनी है। और ये इसका गट है जो एंडोडर्म से बना है। बाकी ये बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी पर मैं आऊंगा। गौर से सुने, ये भाई सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है।
और जो फाल्स सीलोम बनती है पता है वो किससे बनती है? बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर ब्लास्टोसील से बनती है। ब्लास्टूला की जो कैविटी थी ना, अगर उससे बॉडी की कैविटी बन जाए तो ऐसी कैविटी को फाल्स कैविटी सीडोसीलोम कहेंगे, क्योंकि बॉडी कैविटी किससे बनती है? मीजो से बनती है, मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ के ब्लास्टोसील से बॉडी कैविटी बन रही है। तो ऐसी कैविटी को क्या कहेंगे? ट्रूसीलोम या सीडोसीलोम? तो ये जो है ये सीडोसीलोम है भाई। तो भाई ये इनकी हो गई बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी के अंदर इनके पास यहाँ पर एक मसल्स होंगी ऐसे, और यहाँ पर मसल्स होंगी इनके पास। चलो इन पे मैं आ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको इनकी बॉडी कैसे है, क्या है इनके अंदर। मसल को छोड़ें, यहाँ पे बॉडी कैविटी का हो गया। अब इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनके अंदर एक सेल्स हैं जिनको नाम दे रहे हैं वैक्यूलेटेड सेल्स। वैक्यूलेटेड सेल का मतलब है इनकी बॉडी में यहाँ पे सेल्स हैं, वो क्या कंटेन कर रहे हैं? सेल वैक्यूल। और जो वैक्यूल हैं उनमें पानी भरा हुआ है, और साथ ही उन वैक्यूल के अंदर प्रोटीन है, बहुत सारी प्रोटीन रिच वैक्यूल हैं। तो भाई ये राउंड हैं, गोल हैं, ऐसे पेन टाइप गोल हैं, कंप्रेस्ड भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, और सेगमेंट भी नहीं है, और पॉइंटेड एंड वाले हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी मुझे आप सवाल बताएं, सिमेट्री क्या होगी, रेडियल या बायलेटरल? आप कहेंगे बायलेटरल। मुझे बताएं ट्रिप्लो हैं या डिप्लो हैं? आप कहेंगे ट्रिप्लो। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटोस्टोम बनेंगे या ड्यूट्रोस्टोम बनेंगे, और क्या नाम देंगे, क्यों नाम देंगे, कैसे हम प्रोटोस्टोम में इनको ड्यूट्रो में तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो इस कंसेप्ट में आते हैं हम। तो देखें भाई, आगे चलें। ये इनकी कैविटी के अंदर क्या है? वैक्यूलेटेड सेल। और वैक्यूलेटेड सेल के अंदर क्या भरी हुई है? पानी, और पानी के साथ प्रोटीन बहुत सारी। तो ये वैक्यूलेटेड सेल इस गट के बाहर जो बॉडी कैविटी, देखें ये आउटर वॉल है, ये बॉडी कैविटी है, और ये गट है। तो जो बॉडी कैविटी में पानी नहीं डायरेक्ट भरा होगा, वैक्यूलेटेड सेल होंगे, उनके वैक्यूल भरे होंगे, तो वो इसको क्या देंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देंगे, यानी ये इसका हाइड्रोस्केलेटन बनेंगे। भाई पानी वाली सपोर्ट है इसकी, पानी सपोर्ट देगा इसकी बॉडी को, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? आगे चलें। ये कैविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लास्टोसील से बनती है, और कैविटी आउटर वॉल और गट के बीच है। कैविटी में वैक्यूलेटेड सेल हैं, उनमें सेल में वैक्यूल हैं, वैक्यूल पानी और ज्यादा प्रोटीन से भरे हुए हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे रहे हैं, जो कि इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सपोर्ट है। हाँ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बहुत इवॉल्व है, और मेन फीचर सुने, ये यूनिसेक्सुअल हैं। पहले ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेक्सुअल हैं, पहले जो फाइलम है जो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल क्यों इवॉल्व होता है? आप कहेंगे सर दो मेल बॉडी जुदा होगी, फीमेल जुदा होगी, तो इसके गेमेट जुदा होंगे, उसके मुख्तलिफ होंगे। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलेंगे, गेमेट मुख्तलिफ, ऊपर से क्रॉसिंग ओवर, तो वेरिएशन ज्यादा आएगी या कम आएगी? वेरिएशन ज्यादा आएगी, तो इवोल्यूशन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, तो इवोल्यूशन फायदे में है ना भाई। मैं आपके कमेंट को देखता जाता हूं, बस आप मुझसे बात करते जाएं, समझाते जाएं, हाँ ना। चलो आगे चलते हैं भाई। ये इसका इनका हो गया रिप्रोडक्शन, और ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया एवोल्यूशन का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूं इनके जो है रिप्रोडक्शन के बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम। अच्छा, नर्व सिस्टम पे आता हूं मैं, नर्वस सिस्टम पे आता हूं। नर्वस सिस्टम को देखें, नर्वस सिस्टम कैसा है इनका। ये फेरेंक्स है जो मैंने रेड से बनाया है, और इसके बाद ये फेरेंक्स है जो रेड से बनाया है मैंने। आगे जो है ये गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन समझ लें आप। तो इस नर्व के ऊपर यहाँ पे एक रिंग होगी, यहाँ पे एक रिंग होगी,
ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये न्यूरॉन्स की है, यानी ये नर्वस सिस्टम है। और कौन सा नर्वस सिस्टम है? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। मैंने कहा था ना कि ब्रेन यहाँ पे मुंह में नहीं है, ये पीछे है, फेरिंग्स के ऊपर रिंग है, न्यूरॉन की है, गैंग्लिया है पर रिंग के फॉर्म में अराउंड द फेरिंग्स। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। उनमें दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थे, बेसल गैंग्लिया थे। यहाँ पे एक ही है, एक अच्छी बात है, दो नहीं होने चाहिए, एक ब्रेन होना चाहिए। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस रिंग से ऐसी है ना बॉडी भाई, देखें ऐसी है ना बॉडी ऐसी है। किसकी बॉडी ऐसी है? इन ऑर्गेनिज्म की, दोनों एंड पॉइंटेड है, ठीक है ना, ऐसी बॉडी है। तो ये इनका हो गया फेरिंग्स के बाद ये इनका हो गया गट। तो ये फेरिंग्स के ऊपर ये रिंग है, और इस रिंग में एक नर्व यहां से निकल रही है, बल्कि नर्व कॉर्ड का मतलब है बहुत सारे नर्व, ठीक है, आने वाले जाने वाले। ये नर्व कौन सी हो गई? वेंट्रल, और ये कौन सी हो गई? डोर्सल। कितनी नर्व निकली हैं इस रिंग से कितनी नर्व निकली हैं? दो, एक डोर्सल एक वेंट्रल, और दो और निकलेंगी जो लेटरल होंगी। एक डोर्सल है, एक वेंट्रल है, और दो जो होंगी वो कौन सी होंगी? लेटरल होंगी, जो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो लेटरल साइड से होंगी, और वो लेटरल साइड से होंगी। ये कितनी होंगी? दो। ये लेटरल है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। चार नर्व कॉर्ड निकल रही हैं। पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, सेंसरी मोटर सारा सिस्टम होगा। ये बात क्लियर है। अभी नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे चलें। ये मैं पता है ये मैंने पीपीटी क्यों नहीं बनाई है इन किंगडम्स की, प्रोकैरियोट की नहीं बनाई, वायरस की नहीं बनाई, एनिमल किंगडम की नहीं बनाई, क्योंकि मुझे रट्टा लगवाना है आपको। मुझे खुद ये फिगर ड्रा करनी है, एक एक चीज बनानी है, आपको बना के दिखानी है ताकि आपको समझ में आए। और कोशिश करें जो रट्टे वाली चीज हो उसको हाईलाइट करें, रट्टा लगाएं, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सही तरीके से समझाऊं ताकि रट्टे की नीड थोड़ी पड़े। मैं सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, सरफेस से करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इनमें, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इनमें। जनरल तो पूरी बॉडी में फ्लूइड पड़ा रहेगा, लंफ कहेंगे उसको। और हमने क्या पढ़ा? एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, ठीक है ना। आए डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्या? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम देखें भाई, ये बॉडी है ना, ये बॉडी है इनकी, ये बॉडी है। तो ये एक कैनाल यहां से निकल रही है, ये हेड है और ये टेल है, टेल मतलब पोस्टीरियर साइड। ये कैनाल कहां से निकल रही है? पोस्टीरियर साइड से। कहां आ रही है? एंटीरियर साइड के पास आ रही है। कहां पे आ रही है? एंटीरियर साइड के पास आ रही है। और दूसरी कैनाल भी पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड से आ रही है। दोनों आ रही हैं, दोनों एक जगह पर मिल रही हैं, दोनों एक जगह पर मिलकर वेंट्रल साइड से बाहर ओपन हो रही हैं। ये इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। आप कहेंगे सर ये तो प्रोटोनेफ्रीडिया जैसा है, थोड़ी चेंजिंग है। भाई चेंजिंग कौन सी है? तो फिर हम क्लास वठां दो, क्लास में फारिग थी मां अचां दो। हाँ मां पोइ फोन कयां दो, मां 7:20 ते क्लास छॾींदुमि, 7:20 ते मां 7:30 बजे तां निकिरंदुमि अकेडमी तां, ठीक है। हाँ भाई, तो आप कहेंगे ये तो प्रोटोनेफ्रीडिया वाला कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग क्या है भाई? चेंजिंग ये है कि ये दोनों कैनाल इकट्ठे होकर एक्सक्रेटरी पोर बना रही थी। वहां पे बहुत सारे थे भाई, सेजल केसवानी देखें बाबा। एक्सक्रेटरी सिस्टम में दो डक्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोस्टीरियर साइड से टेल से शुरू हो रही हैं, आ रही हैं एंटीरियर की तरफ, हेड की तरफ, दोनों आपस में मर्ज होकर वेंट्रल साइड से ओपन हो रही हैं बाहर। ये इसमें फ्लेम सेल जैसे सेल होंगे, फ्लेम सेल होंगे, और वो एब्जॉर्प्शन करेंगे। नेफ्रीडियल डक्ट वही बात करेगी, रीएब्जॉर्प्शन करेगी जो हमने पढ़ा था प्लेटिहेलमिन्थस में, और फिर जो बचेगा ये बाहर निकलेगा। वही कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया एक्सक्रेटरी सिस्टम। हाँ मैं एक और बात कर रहा था आपसे, ये देखें
मूवमेंट इनकी देखें भाई, ये कौन सी वाल है, आउटर, और ये कौन सी चीज है, गट। तो ये बीच में क्या बन गई, बॉडी कैविटी। अब इस बॉडी कैविटी में ऐसे कुछ मसल्स हैं, कुछ ऐसे मसल्स हैं। मसल क्या करवाएंगे भाई, मसल करवाएंगे लोकोमोशन। अब जो लोकोमोशन होगा, गौर से सुने भाई, गौर से सुने, जो लोकोमोशन होगा वो कौन करवाएगा, मसल। अब जो मसल्स हैं दो टाइप की हैं, एक पेयर है मसल का जिनको हम कहते हैं डोर्सोलेटरल। डोर्सोलेटरल मतलब ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड तक है, डोर्सल से वेंट्रल है। ये एक पेयर आपका हो गया, एक पेयर यानी दो, डोर्सोलेटरल समझ आ रही है ना। अब मुझे बताएं वेंट्रोलेटरल क्या होंगी, वेंट्रोलेटरल क्या होगी, कहां से कहां जाएंगे, आप कहेंगे वेंट्रल साइड से लेटरल। तो ऐसे चार मसल हैं, यानी दो पेयर हैं मसल के। ये मसल कौन सी है पता है, ये मसल लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। और इनमें जो सर्कुलर मसल हैं, सर्कुलर मसल होती ही नहीं है। अब मुझे बताएं भाई लोकोमोशन कौन सा होगा, आप कहेंगे सर लोकोमोशन होगा अनड्यूलेटेड। मैं पूछ रहा हूं भाई ये क्या है अनड्यूलेटेड, अनड्यूलेटेड मूवमेंट क्या है, आप कहेंगे सर अनड्यूलेटेड मूवमेंट ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करें और ऑर्गेनिज्म ऐसे उभर जाए, ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, फिर नीचे, ऐसी अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, ऐसी मूवमेंट करे। जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे बढ़ जाए, ऊपर बढ़ जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर आ जाएगा ये पार्ट। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, अनड्यूलेटेड मूवमेंट। ठीक है ना, लहरों जैसी, पानी की लहरों जैसी मूवमेंट करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। ये समझ आ गई। अब इसका क्या बच गया है, मेरे ख्याल में सारा कुछ हो गया इसकी डाइजेशन हो गई, सर्कुलेशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, और सेगमेंट इसमें है नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है और सीडोसिलोमेट है, और ब्लास्टोसील से कैविटी बनी है, कैविटी में वाटर है, वाटर में वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, और इसका क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा, एग्जाम्पल बचे। कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, एग्जाम्पल कौन से हैं भाई, एस्किल हेलमिंथेस के एग्जाम्पल कौन से हैं, एस्किल हेलमिंथेस के क्या पढ़ा था हमने, एस्केरिस, पिनवर्म, हुकवर्म, ये एग्जाम्पल हैं इसके, याद कर लें। कौन सा, एस्केरिस, जिसको लंब्रिक्वाइड कहते हैं, लंब्रिक्वाइड नाम देख लें इनके, और दूसरा नाम है पिनवर्म, पिनवर्म, ठीक है ना, और तीसरा नाम है हुकवर्म। हाँ भाई इनके काम सुने, ये पैरासाइट है इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन में रहता है। पिनवर्म कहाँ पे रहता है, गौर से देखना, पिनवर्म आपके इंटेस्टाइन के सीकम में, कोलान में, सीकम पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, पहला कोलान दूसरा पार्ट है जो ऊपर जाता है, असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान, डिसेंडिंग कोलान वहां पे, और ये ऑल्सो अटैक करता है अपेंडिक्स पे, अपेंडिक्स जो सीकम के साथ फिंगर टाइप स्ट्रक्चर अटैच्ड है उसके साथ अटैच होता है। ये भाई पिनवर्म क्या करता है, पिनवर्म यहाँ पे इन्फेक्शन करके क्या करता है, करता क्या है ये करता क्या है, गौर से सुनना, ये स्वेलिंग करता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इन्फ्लामेशन करता है, तो हमारा इंटेस्टाइन हो जाता है ब्लॉक हो जाता है, तो हमें होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब खाना नहीं चलता, खाना नहीं खा सकते हम। टाइफाइड होती है ना, सल्मोनेला टाइफी, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, इंटेस्टाइन जब मोटा हो जाता है तो खाना नहीं खाते, डॉक्टर भी रोकता है कि ना खाएं, और खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन तो सूज गया है, मोटा हो गया है, वो हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। और उसके बाद क्या होगा, इचिंग होगी भाई, इचिंग, और इचिंग जो होगी वो इस पिनवर्म के मूवमेंट करने से होगी, ठीक है ना, पिनवर्म। अच्छा मुझे बताएं
पिनवाम, ये सारे पैरासाइट हैं। इनमें हुक्कर और शक्कर होंगे कि नहीं होंगे? हुक्कर और शक्कर होंगे कि नहीं होंगे? बताएं। होंगे। पैरासाइट की निशानी है ये इनकी। होंगे भाई, होंगे। हुक्कर और शक्कर होंगे इनके पास भी, और वहां पे भी थे। अच्छा, आए आगे आए। इचिंग होगी इनकी मूवमेंट से, और इंसोमिया भी होगी। इंसोमिया, नींद का ना आना, ठीक है ना। ये पिनवाम आपका अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ज्यादा मिलता है। अमेरिका और यूरोप के अंदर, अमेरिका और यूरोप के लोगों के अंदर, वहां पे जमीन पे नहीं भाई, ठीक है ना। अमेरिका और यूरोप। हुक्वाम, जो हुक्वाम है, ये हुक्वाम जो है, ये हुक्वाम, इसमें भी हुक्का और शक्कर होते हैं। ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, मगर इसने भाई बहुत अच्छी जगह ले ली है। विलाय, आप कहेंगे सर विलाय ये तो इलियम का पार्ट है, यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन होती है। हाँ भाई, विलाय पे अटैच होता है। पता है क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है ब्लड को और एब्जॉर्ब करता है बॉडी के फ्लूइड को। म्यूकस को तोड़कर हुक लगाकर बैठ जाता है। जब ब्लड को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लड बॉडी को पता चल जाता है, तो ब्लड लीक हो रही है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी की कोशिश क्या है? ब्लड को क्लॉट करना, क्लॉटिंग करवाती है बॉडी। मगर ये क्या करता है हुक्वाम? ये हुक्वाम सीक्रेट करता है एक केमिकल जिसका नाम है एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट, हाँ भाई मुझे बताएं। कोआगुलेंट मतलब वो केमिकल जो ब्लड को जमा के रखे, और एंटीकोआगुलेंट मतलब वो केमिकल जो ब्लड को जमने ना दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें कशिश बत्रा, देखें बाबा। हुक्वाम विलाय के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, यानी इलियम के अंदर, जहां पे फूड हम खाते हैं, खाया हुआ फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, उसको विलाय कहते हैं। जहां पे फोल्ड होते हैं, विलाय, माइक्रो विलाय। तो विलाय पर अटैक करता है, वहां से ब्लड एब्जॉर्ब करता है और फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है बाय यूजिंग इट्स हुक्कर एंड शक्कर्स। जब ये हुक लगाता है, शक्कर लगाता है, तो ब्लड वहां से लीक होती है। ब्लड लीकेज होने की वजह से बॉडी को पता चल जाता है, तो बॉडी क्लॉटिंग करवाने की कोशिश करती है। मगर अब मुझे बताएं, यहाँ पे इसने अटैक किया है, यहाँ से ब्लड आ रही है, आ रही है, आ रही है। अगर ये ब्लड आती रहे तो इसको मिलती रहेगी ना। अगर यहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर लें तो इसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब भी ब्लड लीक होती है तो यह आगे से क्या होती है? क्लॉटिंग होती है। तो ये क्या करती है हमारी बॉडी? जब ये ब्लड पीता जाता है, ब्लड सक करता है, तो हमारी बॉडी ब्लड को क्लॉट करने की कोशिश करती है, मगर ये क्लॉट नहीं होने देता। क्यों? अगर क्लॉट हो जाए तो उसको ब्लड मिलेगी क्या? अगर ब्लड जम जाए, क्लॉट हो जाए, तो उसको ब्लड मिलेगी? नहीं मिलेगी, आएगी ही नहीं। तो ये क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता, केमिकल सीक्रेट करके, उस केमिकल को कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट सीक्रेट करता है ताकि बॉडी ब्लड जमा ना सके, मतलब मुझे ब्लड देती रहे। भाई इतना जुल्म करता है। और ये जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनमें तो बहुत असर करता है उनकी जो ग्रोथ है। ग्रोथ किसकी? ग्रोथ भले फिजिकल ग्रोथ हो या आपकी मेंटल ग्रोथ हो, उनको रोक देता है। तो जो बच्चा होता है जिसमें इन्फेक्शन होता है, उस बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होती, हाइट भी नहीं बढ़ती, ग्रोथ फिजिकल ऑर्गन भी नहीं बढ़ते, और खोपड़ी भी उसकी नहीं इवॉल्व होती। और ये बहुत बड़ा इन्फेक्शियस है। इनको कंट्रोल करने के लिए वही एंटीबायोटिक ड्रग्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। ये आपका फाइलम हो गया एस्किलोहेलमिन्थस, जिसमें आपने सारी चीजें तकरीबन कवर कर ली हैं। अब एस्किलोहेलमिन्थस के बाद आपका फाइलम है। फाइलम का नाम है क्या? अर्थवर्म वाला, सेगमेंटेड वर्म, एनिलिड्स। स्टार्ट करें, आए भाई अर्थवर्म पे चलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इजी टॉपिक है। इस फाइलम का नाम क्या है? इस फाइलम का नाम है एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिड की मतलब है जिसमें क्या हो? सेगमेंट हो। तो इसको और क्या कहते हैं? सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेड वर्म इसका और नेम है। और सेगमेंटेड वर्म की जब बात आए तो हम जल्दी जल्दी ड्रा कर लेते हैं कौन सी चीज? अर्थवर्म ड्रा कर लेते हैं। अर्थवर्म ड्रा कर लेते हैं। ये भाई अर्थवर्म हो गई, ये अर्थवर्म हो गई, ये अर्थवर्म है बहुत बड़ी। और इस अर्थवर्म के अंदर ये हो गया माउथ, और माउथ के अंदर ये फेरेंक्स, और ये गट है। जो गट है अर्थवर्म का, ये अर्थवर्म का गट जा रहा है एनस के थ्रू, ओपन हो रहा है। आप कहेंगे सर लिख लें कि एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं,
और एनिलिडा। एनिलिडा एनिलिडा क्या है? सीलोमेट हैं। कौन से नंबर पर सीलोमेट हैं? पहले सीलोमेट हैं, मगर मतलब सीलोमेट है मतलब इनकी जो मीजोडर्म है वो सेपरेट हुई है। भाई जिसने लेक्चर सुने होंगे वो मेरी बातें ये आगे वाली समझेगा, जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किए वो बस ये सुनता रहेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो पुराने लेक्चर बड़े काम के हैं आपके, जो मैंने पढ़ाए हैं पहले पिछले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो पढ़ के आए फिर इस पर आए। अगर नहीं पढ़ा बाकी सुनते रहें, सुनने से आपको कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है तो बड़ी बात है, आ रही है ना समझ। चलो देखिए, सीलोमेट है यानी इसकी मीजोडर्म स्प्लिट हो रही है, मीजोडर्म बॉडी कैविटी बना रही है, इसमें बॉडी कैविटी ट्रू है, ट्रू सीलोम है। और आप कहेंगे सर बायलेटरल सिमेट्रिकल है। हाँ भाई, कैसे मैं इनकार कर सकता हूं, बायलेटरल सिमेट्रिकल सारे हैं, सेलेंटेट्रा को छोड़कर और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट को छोड़कर। पोरीफेरा में तो सिमेट्री भी नहीं है। और आप कहेंगे सर इसमें सेगमेंट हैं, बाकी में नहीं थे, आर्थ्रोपोडा में भी होंगे। हाँ तो मुझे बताएं, सेगमेंट से याद आया, सेगमेंट एक्सटर्नल हैं या इंटरनल भी हैं? आप कहेंगे सर दोनों हैं। एक्सटर्नल तो आपको नजर आ रहे हैं, मगर इंटरनली भी सारे सेगमेंट एक दीवार से, सेप्टम से सेपरेट हुए हैं। अच्छा, और सुने, ये जो सेप्टम है, ये जो सेगमेंट है, हर सेगमेंट में क्या होगा? हर सेगमेंट में रिपीटेड ऑर्गन्स होंगे। रिपीटेड ऑर्गन्स मतलब इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम है तो इसमें जुदा होगा, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें जुदा होगा, उसमें जुदा, मगर फर्स्ट में कोई नहीं होगा और लास्ट 3 में कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रोइंग है और ये इसमें हेड है, कंट्रोलिंग सेंटर है, इसीलिए फर्स्ट में कोई रिपीटिंग यूनिट्स नहीं होते। भाई ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट में क्यों नहीं और लास्ट में क्यों नहीं, बाकी बीच वाले सारों में होंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखा है लास्ट 1 में नहीं होंगे, बहरहाल लास्ट 3 में नहीं होते, ठीक है ना। तो भाई गौर से सुने, और गौर से सुने, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, सिक लाइक हो है या गट ट्यूब लाइक है, कंप्लीट है। अच्छा, अब इसके में आपको बताता जाऊं, क्या बताता जाऊं मैं, इसका सर्क्यूलेटरी सिस्टम पढ़ना है और इसका हमें क्या पढ़ना है, और इसका हमें पढ़ना है सर्क्यूलेटरी सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये हमने पढ़ लिए तो ऐसा समझे ये हो गया, बाकी लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम वगैरह चीजें बचेंगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। आ जाएं भाई, सर्क्यूलेशन इसकी कैसे होगी, सर्क्यूलेशन इन सारे एनालिट्स की कैसे होगी? आप कहेंगे सर इसकी जो सर्क्यूलेशन होगी वो सर्क्यूलेशन होगी क्लोज टाइप, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनमें सर्क्यूलेशन क्लोज टाइप है और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो सीलोमेट हैं। ये चीजें याद रखनी है। आप कहेंगे सर जो सर्क्यूलेशन है क्लोज टाइप का मतलब है जो ब्लड फ्लो करेगी वो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगी, ब्लड वेसल के बाहर ब्लड नहीं जाएगी। एक ब्लड वेसल होंगे जो ब्लड ले जाएंगे और दूसरे ब्लड वेसल होंगे जो ब्लड को वापस लेके आएंगे। और हाँ, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनसे ब्लड बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब है ब्लड अंदर ही रहेगी, सेल से कांटेक्ट में नहीं आएगी, इसीलिए तो कहते हैं कि ये क्लोज टाइप है। और एक बात, अगर मैं ये ब्लैक मार्कर से या ये पिंक से मैं ड्रा कर रहा हूं, ये चीज इस पिंक से ऊपर ये बॉडी वॉल है सारी और ये गट है, बीच में ये जो सी लिखा है मैंने, ये कैविटी लिख रहा हूं, ये बॉडी कैविटी है। क्या है? वॉल है। वॉल में आपका मसल्स आएंगे, ब्लड वेसल्स आएंगे, नर्व्स आएंगे और उसके बाद ये कैविटी आएगी, कैविटी के अंदर डक्ट होगा। ये जो कैविटी है ये भरी होगी पानी से भरी होगी, मतलब इसका जो स्केलेटन है वो हाइड्रोस्केलेटन है, पानी इसकी बॉडी को सपोर्ट देगा। अगर इसकी बॉडी से पानी निकाल दें कि ये मुरझा जाएगा और ये लोकोमोट भी सही नहीं कर सकता। लोकोमोशन में इसका कंपेयर करेंगे, रोल देखेंगे किसका?
हाइड्रोस्केलेटन का मतलब पानी का। आ जाएं भाई, आ जाएं। ये मैंने बात कर ली कहां से कहां तक, सर्कुलेटरी पे वापस आते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो कौन सा है? क्लोज टाइप। अच्छा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की स्पेशल बात देखें। इस क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे यू टाइप कैपिलरी हैं। यू टाइप कैपिलरी कहां पे जा रहे हैं? आप कहेंगे सर सरफेस पे जा रहे हैं। और हाँ, सरफेस के लिए तो मैंने आपको बताया ही नहीं, गौर से सुनना सरफेस के बारे में। ये इसका क्या है? सरफेस कौन से सेल का बना होगा? एपिडर्म्स का। तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं मुझे बताएं थिन होने चाहिए या थिक? सर रेस्पिरेशन करेंगे, क्या करेंगे? सरफेस क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। तो मुझे बताएं थिन होने चाहिए? हाँ भाई, मॉइस्ट होने चाहिए या ड्राई होने चाहिए? रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट। परमिएबल होने चाहिए, इनपरमिएबल होने चाहिए? परमिएबल। तो भाई एपिडर्म सेल में एक सेल होता है जिसका नाम इंपॉर्टेंट याद रख लें, गोबलेट सेल। क्या? कौन सा सेल? गोबलेट सेल। ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगा और म्यूकस इस सरफेस को मॉइस्ट करेगी। हाँ भाई, सरफेस मॉइस्ट हो गया। सरफेस के मॉइस्ट होने के बाद क्या होगा? क्या होगा? होना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है इस सरफेस के थ्रू और ऑक्सीजन को अंदर आना है इस सरफेस के थ्रू। तो ये गैसेस एक्सचेंज कौन कर रहा है? सरफेस। सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है, सरफेस के थ्रू। जब गैसेस एक्सचेंज होगी तो मुझे कौन बताएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड इस सरफेस को किसने दी? ब्लड ने दी या बॉडी के सेल्स ने दी? अगर आप कह रहे हैं बॉडी के सेल्स ने दी तो ये बात गलत है भाई, क्योंकि इसमें रिपीटेड ऑर्गन्स हैं। मैंने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये सारे जो हैं रिपीटेड हैं। एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिपीटेड हैं तो और घट है। इन सारे सेल्स की ऑक्सीजन यहां तक कैसे पहुंचेगी? बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है तो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड ले आएंगे वो ब्लड वेसल ले आएंगे और ब्लड वेसल सरफेस को CO2 देंगे, CO2 बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो ऑक्सीजन सरफेस के थ्रू अंदर जाएगी वो सरफेस डायरेक्ट पहुंचाएगा सारे पार्ट्स को या सरफेस देगा ब्लड को? आप कहेंगे सर ब्लड को देगा, और जो ब्लड है वो ये कैपिलरी है यू शेप, ये मेन ब्लड वेसल को देंगी और ये मेन ब्लड वेसल ब्लड भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, फूड भी ट्रांसपोर्ट कर रही है और फूड के साथ गैसेस भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एसोसिएटेड है किससे? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका गैसेस की ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज नहीं सॉरी, गैसेस की ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं, रेस्पिरेशन सरफेस से हो रही है और सरफेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के से आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बनानी पड़ेगी एक अर्थवाम का सेगमेंट। ये अर्थवाम का हो गया एक सेगमेंट, ये मैंने ले लिया, ये सेगमेंट ले लिया। तो इस सेगमेंट के अंदर ये चीजें हैं नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है ना, बात समझ आ जाए। तो भाई ये एक पोर है, कहां पे है? ये बॉडी कैविटी में, यहां पे पोर है और ये पोर सिलिएटेड पोर है। ये एब्जॉर्प्शन करता है जैसे फ्लेम सेल करता था। इस पोर का काम क्या हुआ? यहां पे मुझे बताते जाएं तो मैं लिखता जाऊं। एब्जॉर्प्शन करना, क्या एब्जॉर्ब करना? सारा कुछ बॉडी कैविटी से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद इसने एक डक्ट को दे दिया। इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कह रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। इसको नाम क्या दिया मैंने? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही है? देखें, कलेक्टिंग डक्ट के साथ यहाँ पे ब्लड वेसल था ना, ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ ब्लड वेसल आके ये ऐसे अटैच है। हाँ भाई, क्यों ब्लड वेसल इसके साथ अटैच है? इसके साथ तो अटैच था गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस के साथ, यहाँ पे क्यों अटैच है? बताएं, यहाँ पे क्यों अटैच है? कोई बताएगा? लालच ब्लड वेसल की। आप कहेंगे सर कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन करेगा। कलेक्टिंग डक्ट से चीजें ब्लड में जाएंगी। रीएब्जॉर्प्शन किया पोर ने, इसने फ्लूइड को एब्जॉर्ब किया और कलेक्टिंग डक्ट से चीजें ब्लड में वापस आ जाएंगी। तो ये हो गई कलेक्टिंग डक्ट ने क्या किया? रीएब्जॉर्प्शन। बाकी चीजें जो बच गई, जो वेस्ट बचे, वो ये एक मोटा सा ट्यूब है
मोटा सा ट्यूब है, ये बाकी चीजें रख लेगा। मतलब ये क्या रख लेगा? वेस्ट रख लेगा। और ये वेस्ट रखने वाला पता है क्या है? ये है ब्लेडर, जो कि प्रोटोनेफ्रीडिया में नहीं था, जो कि दोनों फाइलम में नहीं था। एस्किलहेल्मिंथस में भी नहीं था और प्लेटिहेल्मिंथस में भी नहीं था और सेलेंटेट्रा में तो कुछ था ही नहीं। बुक्स रात मैसेज कजो, तमाम उनके चई छॾींदो, ईअं विसरी वेंदा। हाँ मैसेज कजो, बुक्स जा नेम लिखजो, तमाम चवंदोमांसि खणी ईंदो। हाँ भाई, तो मुझे रिपीट करवाएं जल्दी। स्पोर ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्ब कौन सी चीजें हुई? जो बॉडी की नीडेड हैं और जो बॉडी की एक्स्ट्रा हैं, दोनों। नीडेड चीजें वापस आने के लिए किसने रीएब्जॉर्प्शन की? कलेक्टिंग डक्ट से ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हुई। जो चीजें वेस्ट बची, एक्स्ट्रा चीजें बची, वो यहाँ पे आई, यहाँ पे स्टोर हो गई, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर हो गई। भाई ये जो है एनीलिडा अर्थ में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में, तो इनको पानी की कमी पड़ सकती है। जब पानी की कमी पड़ जाए तो यहाँ पे पानी, यूरिन वगैरह ये वो चीजें स्टोर होंगी। ये ब्लेडर है स्टोर करने वाला, तो ये रीएब्जॉर्प्शन कर सकता है कि नहीं बताएं? ब्लेडर से भी बाद में जब पानी की कमी पड़ जाए तो यहां से भी रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो ये ब्लेडर था उन फाइलम्स में, ये ब्लड के साथ रीएब्जॉर्प्शन थी उन फाइलम्स में जो पढ़ के आए हैं, प्लेटिहेल्मिंथस नहीं थी। तो ये फर्क है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो मतलब इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या नाम दें? सर आप कहेंगे इनको नाम कोई इज्जत वाला दें। मैं कह रहा हूं भाई प्रोटो से बढ़ा रहे हैं, मेटानेफ्रीडिया कह रहे हैं इनको, मेटानेफ्रीडिया। मेटा का मतलब है बीच वाला, हमसे तो ऊपर नहीं है ना, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से तो ऊपर नहीं है, हमने मैमल है ना, हमारा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे इवॉल्व है ना भाई। तो मिडिल वाला मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को नाम दिया। और मेटानेफ्रीडिया 2 पोर पे मुश्तमिल है और 2 डक्ट पे मुश्तमिल है। डक्ट एसोसिएटेड विद ब्लड, वो कौन सी डक्ट है जो ब्लड से एसोसिएटेड है ज्यादा? ब्लेडर या कलेक्टिंग डक्ट? जो ज्यादा ब्लड वेसल से एसोसिएटेड है वो कलेक्टिंग डक्ट होगी, और उससे भी होंगे ब्लेडर से भी, क्योंकि वहां से भी रीएब्जॉर्प्शन होगी मगर कम। ठीक है ना? तो भाई ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया इसका। और हाँ एक और बात, अब आते हैं किस पर? सर्कुलेटरी सेगमेंट, ये चीजें हो गई। अब आते हैं इनके लोकोमोशन पर। ये मैंने लिखा था लोकोमोशन। लोकोमोशन करने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? हाँ लोकोमोशन के लिए क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर इसके पास होती है मसल और इसके पास होती हैं सिटाई, सिटी। सिटी क्या होती है भाई? ये वेंट्रल साइड पे पिन टाइप 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम सिटाई कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सिटाई। इन स्ट्रक्चर्स को सिटाई, ओहो, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिटाई, वेंट्रल साइड पे होती हैं। और मसल 2 टाइप की हैं, एक मसल सर्क्यूलर हैं जो कि अगले फाइलम्स में नहीं थी, और दूसरी जो मसल्स हैं सर्क्यूलर हैं, और दूसरी जो मसल हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल पहले भी थी, है ना? कौन से फाइलम में लॉन्गिट्यूडनल मसल थी? ओनली जल्दी बताएं, कौन से फाइलम में लॉन्गिट्यूडनल मसल थी? जल्दी में बताएं। डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल, डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल। ओके, नेमाटोडा मतलब एस्किलहेल्मिंथस। ओके ओके सर, याद है आपको। हाँ भाई, मसल कितनी टाइप है? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों मसल एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होंगी, अपोजिट काम करेंगी, अपोजिट काम करेंगी। तो अब लोकोमोशन देखें, एक मसल है लॉन्गिट्यूडनल, यहां से शुरू होंगी यहां तक। मुझे बताएं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करे, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करे तो बॉडी क्या होगी? शॉर्ट या लॉन्ग? बॉडी क्या होगी? शॉर्ट या लॉन्ग? आप कहेंगे सर बॉडी क्या होगी? शॉर्ट होगी। और कहेंगे बॉडी थिक भी होगी। सर थिक हो गई, थिक भी हो गई, बॉडी थिक हो गई। तो मुझे बताएं सिटाई जमीन में, धरती में, सॉइल में अंदर चले जाएंगे या बाहर निकल आएंगे? जब ये मोटी हो जाएगी, सर आप कह रहे हैं जब मोटी हो जाएगी तो सिटाई अंदर दब जाएंगे, अंदर दब जाएंगे। तो इस टाइम सिटाई ने क्या किया? जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिटाई धरती के अंदर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये बात क्लियर है? रिपीट करें। सर मरवा दिया भाई। लोकोमोशन करने के लिए मसल हैं और सिटाई है। मसल 2 टाइप है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों एंटागोनिस्टिक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो रिलैक्स होंगी, वो रिलैक्स होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब मैं पहली बात कर रहा हूं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लॉन्गिट्यूडनल। जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो बॉडी छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। बॉडी छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। जब छोटी और मोटी हो जाएगी तो सिटाए कहां जाएंगे भाई? जमीन के अंदर या जमीन के बाहर? अंदर जाएंगे। अच्छा, जमीन के जो अंदर जाएंगे, इनकी अरेंजमेंट देखें, ये देखें इनकी अरेंजमेंट ऐसे। अब मुझे गौर से बताना, मैं इधर एलसीडी का फेस कर रहा हूं, मुझे गौर से बताएं, जब ये कंट्रेक्शन करेंगे तो बॉडी पीछे से आगे आएगी या आगे से पीछे जाएगी या कहीं नहीं होगी, या एक जितनी अंदर आगे और पीछे होगी? बताएं। आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि सिटाए बॉडी को पीछे होने नहीं देंगे। सिटाए बॉडी को पीछे होने नहीं देंगे तो बॉडी आगे चली आएगी, पीछे नहीं जाएगी। आए भाई, अब मुझे बताएं, अब सर्कुलर मसल जो कंट्रेक्शन स्टार्ट करें यहां से, तो यहां से बॉडी जब पतली होगी, यहां से जब पतली होगी, जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी थिन होगी और इलोंगेटेड होगी। तो सिटा यहां से निकल जाएंगे या दब जाएंगे धरती में? जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करें तो सिटाए का हाल क्या होगा बताएं? सिटाए बाहर निकल जाएंगी, ऊपर निकल जाएंगी, आप कह रहे हैं। सिटाए जो ऊपर होगी, ये सारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा? और सर्कुलर यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो बॉडी और आगे जाके गिरेगी, आगे जाके गिरेगी। जब फिर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिटाए दब जाएंगे और फिर आगे आएगी। तो भाई बॉडी आगे कैसे मूव कर रही है? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सिटाए। ये लोकोमोशन है इसका। इसमें जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है अर्थवर्म आपका, जो फ्री लिविंग है, सॉइल में रहता है, डेट्रीवोरस है, डेड बॉडीज पे डिपेंड करता है। और एक एग्जांपल आपका इसमें लीच है। कुछ चीजें इसकी रह गई हैं, टाइम बहुत बढ़ गया है मेरे क्लास का, मुझे और कुछ जगहों पे जाना है, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं और आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? कल पढ़ेंगे। सर कॉन्ट्रैक्शन आगे से जाएगी, हाँ हाँ भाई, कुछ मसला है यहाँ तक? है कोई मसला यहाँ तक? इंग्लिश का क्लास होगा, मैं ये सारा कल पूछूंगा। और हाँ, कल जो है ना एनिमल किंगडम को हमने कल पूरा करना है, फाइलम्स को कल फाइलम को पूरा करना है। और कल पढ़ के आना, जो इसकी चीजें मैंने नहीं पढ़ाई वो कल मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। कल मैं पढ़ाऊंगा और मैं फिर आपको दूसरे जो हैं वो फाइलम्स भी पढ़ाऊंगा जो रहते हैं सारे, ठीक है ना? आज के लिए इतना, ओके।